अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज 3.1 की जो एक्सरसाइज है ना, यानी कि एक्सरसाइज के अंदर यानी कि जो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ सारे। तो हमारे लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और इसके अलावा जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी इन लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे। आ जाएं जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो आपके पास यहाँ पे MCQs आ रही है वो है इक्वेशन स्टैट्स। इक्वेशन क्या करती है? उस इक्वेशन जो है वो हमें इक्वलिटी शो करती है। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक इक्वेशन है x + 5 = 10। तो इक्वेशन क्या कर रही है? इसमें ये इक्वेट कर रही है दो एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला है, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला है। ये इन दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रही है। तो आपकी जो फर्स्ट MCQ है उसका जो आंसर है वो इक्वालिटी है। उसके बाद आ जाए जो दूसरा है, उसमें देखें द साइन ऑफ एवरी इक्वेशन इज। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? ये वाला साइन आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ये B वाला होएगा, जो कि मैंने आपको इक्वेशन में भी दिखा दिया है। उसके बाद वो कह रहा है AX + B = 0। ये कौन सी इक्वेशन है? देखें यहाँ पे ये इक्वेशन है AX + B। जो भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल यानी कि x की पावर जो आ रही है वो मैक्सिमम 1 हो तो वो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। तो आप इसमें देख लें, इसकी वेरिएबल जो है, इसका जो x है इसकी पावर 1 है। अगर किसी की पावर नहीं आ रही तो उसकी पावर 1 होती है। तो किसी भी इक्वेशन में जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है इसमें, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा लीनियर। उसके बाद देखें, उसके बाद वो कहता है कि AX + B = 0। वो कह रहा है कि जी इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट ये आ रहा है। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इसने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखें AX + B = 0। यहाँ पे जो B है ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर बाकी ये सिर्फ AX रह जाएगा। तो ये आ जाएगा AX = -B। अब यहाँ पे जो x है उसकी तो हमने वैल्यू निकालनी है क्योंकि x हमारा वेरिएबल है। तो a जो है ये कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, ये उधर जाके तकसीम हो जाएगा। अब ये b जो था ये माइनस का b आ गया और ये जो a यहाँ पे ज़रब हो रहा है वो उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो -b/a आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो -b/a आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहता है गोल्डन रूल ऑफ अलजब्रा सजेस्ट that what we do on one side of the equation। वो क्या कहता है? वो गोल्डन रूल ये कहता है कि also do on the other side। अगर ये कह रहा है कि we do on the one side, यानी कि अगर हम one side पे कुछ करते हैं तो जो one side पे कर रहे हैं also do on other side, कि जो एक साइड पे किया वही हमने दूसरी साइड पे करना। आइए इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इक्वेशन है x - 4 = 16। इसने क्या किया है? इसने इस साइड पे भी जमा का 4 किया है और इस साइड पे भी इसने जमा का 4 किया है। यानी कि एक साइड पे अगर मैंने कुछ किया है तो वही सेम जो चीज़ है वो मैं दूसरी साइड पे भी करूँगा। यही हम उस MCQ में बात कर रहे थे, यही बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर एक साइड पे हम इक्वेशन के कुछ करेंगे तो जो एक साइड पे कर रहे हैं वो सेम थिंग हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको अभी एग्जांपल से साबित करके बता दिया है। उसके बाद आ जाए अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज़ ओनली वन रूट। अच्छा, अब इसमें देखें जो लीनियर इक्वेशन है, जब मैंने यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको कहा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो 1 होती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो रूट होता है ना, ये रूट क्या होता है? ये रूट मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये देखें, ये एक इक्वेशन है ना, ये इसको जब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये जो इसका आंसर आ रहा है ना x = 20, ये जो 20 आया है ना ये इसका रूट है, ये रूट होता है। तो जो लीनियर इक्वेशन है इसका हमेशा एक ही रूट होएगा क्योंकि इसकी जो
एक्स की मैक्सिमम पावर होती है ना, ये जो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है उसका रूट भी 1 होएगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आओगे ना, ये वैसे आपको बात बता रहा हूँ मैं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, तो उसका जो रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे। उसके बाद इसका 7वां ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। वो कहता है 600 इज़ 1 × 1/2 टाइम्स ऑफ, यानी वो कहता है कि 600 जो है ना वो बनेगा अगर मैं इसको ज़रब करूँगा किसी के साथ। टाइम्स ऑफ का मतलब किसी के साथ, कि अगर मैं इसको ज़रब करूँ ये किसी नंबर के साथ तो उसका जो आंसर है वो 600 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रब करूँगा x के साथ, इसको ज़रब करूँगा x के साथ और बराबर कर दूँगा 600 के साथ, कि इसको और ये जो ऑफ की बात x की बात कर रहा है इन दोनों को ज़रब करने से 600 आएगा। तो आए मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है आपने। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसको करना है 1 × 1/2, इसको ज़रब करना है x के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा 600 के। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 2 को मैं ज़रब करूँगा 1 के साथ तो जवाब आ जाएगा 2, और जो कुछ भी यहाँ पे होगा उसको मैं इसमें जमा कर दूंगा। 2 ज़रब 1 किया तो 2 आ गया, और इस 1 को मैं जमा कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा, और x को इसके साथ ज़रब करना है तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 है ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उस साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा 3x। जब इसको मैं ज़रब करूँगा तो ये आ जाएगा 1200, और ये जो इधर ज़रब हो रहा है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 400 आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे जो x का आंसर आएगा वो 400 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद वो कह रहा है द इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर इट्स बोथ a एंड b, यानी कि जो उसकी a साइड और b साइड है उन दोनों के लिए जो इक्वेशन है वो ट्रू होती है। वो कैसे होती है आए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है इससे पहले। अब देखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ ये किस तरह से ट्रू होएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखना, यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूँगा x की, जब मैं यहाँ पे वैल्यू x की पुट करूँगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा x की, ये 400, और ये x की 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। जब इस 400 को मैं ज़रब करूँगा 3 के साथ, 400 यानी कि ये x की जगह मैं लिख दिया 400, इसको ज़रब करूँगा 3 के साथ, ज़रब किया 3 के साथ, और अगर मैं इसको तकसीम 2 करता हूँ, इसको मैं 2 के ऊपर तकसीम करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 600। तो फिर यहाँ पे भी 600 आ जाएगा, यानी कि 600 बराबर हो गया 600 के। तो इसका जो आंसर है वो साइड आ जाएगा कि जो a और b है उन दोनों के लिए जो x की वैल्यू जो इक्वेशन होती है वो ट्रू होती है, यानी कि 600/600 600 = 600 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बोथ साइड्स के लिए जो इक्वेशन है वो ट्रू होएगी। उसके बाद आ जाए फॉर ट्रांसपोजिंग एडिशन इज़ द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ, अगर मैं एडिशन को ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो उसका जो ट्रांसपोज है वो सब्ट्रैक्शन होएगा। ये देखें, अगर मैं ऐड को ट्रांसपोज करूँगा, प्लस को ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस होएगा, माइनस को ट्रांसपोज करूँगा तो एडिशन होएगा, प्लस होएगा। डिवीजन को डिवाइड करने को तकसीम को करूँगा तो उसका मल्टीप्लाई ट्रांसपोज हो गया, और अगर ज़रब को मैं करूँगा तो उसका जो ट्रांसपोज है वो तकसीम होएगा। तो ये इस तरह से वहाँ पे उसने एडिशन की बात की है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो सब्ट्रैक्शन होएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बात की कि जो डिवीजन है उसका ट्रांसपोज क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, ये देखें, ये यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है। इसको मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज मीन कि इसको मैं अगर इसको मैं यहाँ से उठा के ट्रांसपोज करके इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो दूसरी साइड पे जाके जो डिवीजन है उसकी ट्रांसपोज क्या होएगी, मल्टीप्लाई होएगी। तो ये देखें, ये 2 की जो ट्रांसपोज है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गई, तो जो तकसीम है उसकी ट्रांसपोज क्या होएगी, उसकी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई मल्टीप्लाई होगा उसकी तकसीम हो जाएगी, अगर कोई प्लस होगा इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर कोई इधर माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यही हमारी ट्रांसपोज है जो मैंने आपको पूरी बता दी, डिटेल में बता दी है। तो इसका जो आंसर है एडिशन का वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे जो आपकी एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 8, इसके अंदर उन्होंने 2 जो है ना वो ये 2x + 1 और 2x + 3 ये 2
इंटीजर लेट किए हुए हैं और इनकी पहले वो वैल्यूज़ मालूम करते हैं, यानी कि इनको आपस में जमा करते हैं। जमा करने के बाद इसकी एक्स की जो वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, इसको जब वो इसमें 8 पुट करते हैं और इसमें 8 पुट करते हैं तो ये हमें दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर देता है 17 और 19। तो आपकी जो MCQs है उसका जो आंसर है वो 2x+1 और 2x+3 आएगा। तो आपकी ये वाली जो है ना 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 2x+3 आएगा। उसमें इन दोनों को उसने पहले जमा किया है, उसके बाद x की जो वैल्यू, x के जो रूट निकलता है वो 8 निकलता है। आप उसकी जब वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो वो दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर आपको देगा। उसके बाद वो कह रहा है द नंबर अपीयर्ड विद एनी वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन इज़ कांस्टेंट। वो क्या होएगा, वो कांस्टेंट होएगा। ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ना, ये आपके पास वेरिएबल है और वो कह रहा है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर आते हैं ना, ये 10 और 5, ये आपके कांस्टेंट है। यही आंसर उसका है, कांस्टेंट्स। उसके बाद देखें जी 12वीं है MCQ, उसमें वो कह रहा है एन इक्वेशन विद मैक्सिमम पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ 1। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, चाहे वो एक वेरिएबल वाली हो चाहे वो दो वेरिएबल वाली हो, अगर आपके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर अगर वो 1 आ रही है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। और इसके साथ साथ जिस इक्वेशन की पावर 1 होगी उसका रूट भी सिर्फ 1 ही होएगा, वो ऊपर रूट की भी हमने बात की थी। तो ये हमारी, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा लीनियर इक्वेशन। उसके बाद वो बात कर रहा है जी 13वें में, A solution set of equation means the set of values of the variable for which equation is true। यानी कि जो आंसर आ रहा है अगर मैं उसको पुट करूँगा तो वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मैच कर देगा, वो यानी कि इक्वेशन को ट्रू कर रहा है। तो वो जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वेशन को ट्रू कर रहा है। उसके बाद आ जाए जी टेक्निकल टर्म टू शो द एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन सेट इज़। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूशन सेट होता है, जो x की वैल्यू निकलती है उसको हम रूट भी कहते हैं। रूट के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में ऊपर बात ऑलरेडी कर दी हुई है। उसके बाद वो कहता है द मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इज़ ट्रांसपोजिशन और इन्वर्स। ये दो मेथड हैं इसके। ये फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं। जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का तरीका एक ट्रांसपोजिशन है और एक दूसरा तरीका भी है, उसका नाम इन्वर्स है। तो ट्रांसपोजिशन या इन्वर्स लीनियर का मेथड है और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ 6 टाइम्स अ नंबर इज़ 180 देन द नंबर विल बी। वो अगर कहता है कि किसी चीज़ को इफ़ 6 टाइम्स अ नंबर, कि कोई नंबर है जिसको 6 दफ़ा किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा 6 को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ और उसको बराबर कर दूँगा 180 के साथ। ये देखें, किसी नंबर को मैं 6 टाइम करूँ, 6 टाइम तो तभी होएगा ना जब मैं उसको उसके साथ ज़रब करूँगा। 1 टाइम का मतलब कि एक दफ़ा ज़रब करो, 2 टाइम का मतलब है कि 2 दफ़ा ज़रब कर दो। अगर मैं 2 को 2 से ज़रब करता हूँ तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम हो गया है। अगर मैंने उसको 3 टाइम करना है तो 2 को ज़रब करूँगा 3 के साथ, 2 3 6। तो वो कहता है कि किसी नंबर को अगर मैं 6 दफ़ा करूँ, यानी कि 6 दफ़ा करने का मकसद ये है कि 6 दफ़ा मैं उस नंबर के साथ ज़रब करूँ तो उसका आंसर 180 होगा। अब यहाँ पे ये है, मेरे पास इक्वेशन बन गई 6x = 180। अब ये x ऐसे ही रह जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 180 को जब मैं 6 पे डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी और इसका रूट यानी कि आपके पास 30 आ गया। इसका जो आंसर होएगा वो 30 होएगा। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 30 पुट करो और 30 को 6 के साथ ज़रब करोगे ना तो इसका आंसर 180 आएगा। 180 एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ट्रू कर रहा है इक्वेशन को। उसके बाद आज ये वो कह रहा है कि y = ax + b। इसमें वो कह रहा है कि a और b आपके पास क्या है। अच्छा, अब इसमें जो y है वो भी आपका वेरिएबल है और जो x है वो भी आपका वेरिएबल है। अब ये जो a और b है ना, ये आपके कांस्टेंट्स हैं, ये आपके कांस्टेंट नंबर हैं, यानी कि वो जो आगे मैंने इक्वेशन में आपको बताया था 1 2 3 4 जो आ रहे हैं वो आपके कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी x + x + 8 = 20। तो x की वैल्यू क्या होएगी, आए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास इक्वेशन है और x की वैल्यू मेरे पास जो है वो मैंने सॉल्व करनी है।
तो मैंने क्या करना है, x और x इसको मैं कर दूंगा जमा। जब मैं इसको जमा करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x और ये 8 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 2x यहाँ पर आ जाएगा और ये जो प्लस का 8 है इसको मैं उधर माइनस का 8 कर दूंगा। दूसरी तरफ जाके इसकी जो अलामत है वो चेंज होगी, जो हमने ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर एक साइड पे प्लस है, जब उसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो उसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। जब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो ये 12 आ जाएगा। ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, जब इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे तो ये ज़रब है तो उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये 12 तकसीम में 2 हो जाएगा। और 2 को जब इसके साथ करूँगा तो जो x की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 6। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद क्वेश्चंस फॉर इजी टाइप पेपर के, इजी टाइप पेपर यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आए, जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है डिफाइन एन इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होती है उसको डिफाइन करें। तो आए डिफाइन करते हैं। तो आ जाएं, इक्वेशन इज अ मैथमेटिक्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, कि जो इक्वेशन है वो मैथमेटिक्स का एक तरीका है दो एक्सप्रेशन को इक्वल शो करने का। यानी कि एक ये x+2 भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और ये जो 5 है ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जो मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ ये इक्वेशन है। उसके बाद वो क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नंबर, के नंबर और लॉजिक के ऊपर। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें ये x+2 जो है, x को 2 में प्लस करना है, ये प्लस ये जो इसको x+2 करके ये एक लॉजिक है कि x के अंदर 2 को जमा कर दो, ये एक लॉजिक है। तो लॉजिकली का मतलब ये है और न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, न्यूमेरिकली का मतलब ये है कि जब x+2 = 5 और x की वैल्यू 3 है और x की यहाँ पे x की जगह मैं 3 कर दूंगा तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इस तरफ भी 5 आ गया, इस तरफ भी 5 आ गया। तो डैट्स मीन के राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि इक्वेशन बराबर हो गई। तो ये देखें, इसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आ गया कि इसका नंबर बराबर है, दोनों के नंबर बराबर आ रहे हैं। और दूसरी बात उसने लॉजिक की बात की है। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये है कि x के अंदर 2 को प्लस करो, फलाने के अंदर माइनस करो, तो इसको डिवाइड कर दो, इसको मल्टीप्लाई, इस तरह से जो लिखने के बाद इसको लॉजिक कहते हैं। तो अगर मैं इसको खुद पेपर में लिखूँ ना तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन इज अ प्रोसेस टू इक्वल टू एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नंबर, के लॉजिक और नंबर की बेस पे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि प्लस में माइनस करो, माइनस में x करो, x में ये करो, ये जो इस तरह से हम लिख रहे हैं ये लॉजिक लिख रहे हैं। और नंबर का मतलब ये है कि उनकी जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों साइड्स पे एक एक्सप्रेशन का जो आंसर आया दूसरे एक्सप्रेशन का जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे जब x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन की डेफिनेशन है। एक इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल करके लिखते हैं और ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये लॉजिकली और न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इक्वेशन के अंदर हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल करके लिखते हैं जो कि न्यूमेरिकली और लॉजिकली बराबर होते हैं। इक्वेशन के अंदर हम दो एक्सप्रेशन को बराबर करके लिखते हैं और वो जो दोनों चीज़ें हैं वो लॉजिकली और न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। लॉजिकली उसकी बेसिस भी होते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने बार आपको रिपीट करके बता दिया। बड़ी ही आसान डेफिनेशन है। तो इसकी समझ आ गई है इक्वेशन की? अगर आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो। मैंने बार समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे जाके मेंशन करो कि आपको इक्वेशन की डेफिनेशन की समझ आ गई है, तो लिख दो जाके कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर है वो है डिफाइन लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो पेपर के अंदर आपने क्या लिखना है, आप लिखना है इक्वेशन विद 1 और मोर वेरिएबल। इक्वेशन विद 1 और मोर वेरिएबल हैविंग 1 मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर एक
एक, यानी कि ये देखें ये जो इक्वेशन है ये एक वेरिएबल के साथ है ax प्लस बी, इसमें ये वेरिएबल है और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर है इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो या उसके अंदर दो वेरिएबल हो, इसमें ax ये एक वेरिएबल है, by जो है वो दूसरा वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये बाकी कांस्टेंट है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल या दो वेरिएबल हो और जो वेरिएबल हैं ये वाले जो वेरिएबल हैं, जो ये वाले वेरिएबल हैं, इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होएगी। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं आ रही तो 1 होएगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन की समझ आ गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कह रहा है गिव रूट ऑफ इक्वेशन ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका रूट बताएं, यानी कि रूट का मतलब सोल्यूशन सेट, रूट का मतलब है कि x की क्या वैल्यू है वो बताएं। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, गिव रूट ऑफ x, ये इक्वेशन है ax माइनस बी। अब यहाँ पे देखें ये माइनस बी है, ये इधर जाके प्लस का b हो जाएगा, ये प्लस का b हो गया, इधर रह जाएगा ax। अब इसमें जो a है ये इसके साथ ज़रब हो रहा है, जब ये ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ ही जाके तकसीम हो जाएगा, तो b बटा a इसका सोल्यूशन सेट यानी कि इसका रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर b बटा a है। उसके बाद आ जाएं, व्हाट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अलजब्रा विद रेफरेंस टू सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, के गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि व्हाट वी डू ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन विल डू ऑन द अदर साइड एज वेल। यानी कि यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ पे भी इसका गोल्डन रूल पढ़ा था और मैंने आपको ऊपर जाके इसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी कि किस तरह से आप एक गोल्डन रूल ये है, वी डू ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन आल्सो डू ऑन अनदर साइड, कि एक साइड पे जो हम काम करते हैं वही दूसरी साइड पे काम करते हैं। ये गोल्डन रूल ऑफ अलजब्रा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था और ऊपर जाके एग्जाम्पल के ज़रिए भी आपको मैंने समझा दिया हुआ है। उसके बाद आ रहा है जी व्हाट आर द रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। जमा माइनस हो जाएगा, माइनस जमा हो जाएगा, ज़रब तकसीम हो जाएगा और तकसीम ज़रब हो जाएगा। आए मज़ीद भी बता देता हूँ। ये देखें जी, ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या होएगा, अगर इक्वेशन की एक साइड पे कोई वैल्यू जमा की, जब मैं उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो वो माइनस में आ जाएगी। अगर कोई चीज़ माइनस में है वो दूसरी साइड पे जाके जमा की हो जाएगी। अगर वो इक्वेशन की एक साइड पे कुछ चीज़ ज़रब हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ तकसीम की है तो वो दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे, जैसे यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे ये b माइनस का है, तो माइनस का अगर कोई चीज़ माइनस की है तो वो दूसरी साइड पे जाके जमा की हो जाएगी। तो ये देखें ये माइनस का है, तो जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो ये जमा का हो गया है। अब ये इधर ज़रब हो रहा है, तो जो ज़रब वाला है वो उधर जाके तकसीम हो गया है। तो यहाँ पे देखें जो चीज़ ज़रब हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगी। तो यही रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वाला जो है ना, उसमें वो कह रहा है कि इफ़ 1/4 ऑफ एन अमाउंट, वो कहता है कि अगर किसी अमाउंट का 1/4 इज़ यानी कि इक्वल टू 60 हो, यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 1/4 और ये जो एन अमाउंट है इसकी जगह पे मैं x लगा दूंगा, तो ये 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। तो जो अमाउंट है वो क्या होएगी, तो आए इसको मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो इक्वेशन वो बनेगी कि अगर किसी अमाउंट का 1/4 60 हो, इज़ का मतलब इज़ 60 का मतलब हो 60 हो, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू यानी कि अमाउंट मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये जो 4 है ये तकसीम हो रहा है और ये इधर जाके क्या होगा, इधर जाके ये ज़रब हो जाएगा। तो 60 को जब आप 4 से ज़रब करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 240 आ जाएगा आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 240। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें 7 में वो कह रहा है कि अ नंबर विद द एडिशन ऑफ इट सेल्फ, कि एक नंबर है अगर उस नंबर को उसी नंबर के अंदर यानी कि अगर उसी का इट सेल्फ का मतलब उसी में जमा किया जाए तो वो 38 बन जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ कर लो कि मैं कहता हूँ कि वो नंबर x है, x में x को जमा करूँगा तो हो जाएगा x जमा x इज़ इक्वल टू 30। तो वो कहता है कि नंबर क्या होएगा, तो आए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें ये इसका सलूशन है कि अगर कोई एक नंबर है उस नंबर में उसी नंबर को जमा किया जाए तो वो 38 बन जाता है। इसको जब मैं यहाँ पे जमा करूँगा तो ये मेरे पास 2x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 30।
अब ये 2 यहाँ पे ज़रब और उधर आके तकसीम हो जाएगा, और जब आप 38 को 2 पे तकसीम करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। तो वो उसने कहा कि वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर 19 है। जब 19 के अंदर 19 को जमा करूँगा तो वो 38 बन जाएगा। ये यानी कि x जमा x के अंदर जब मैंने 19 की दोनों वैल्यूज़ को की हैं तो वो 38 = 38 आ गया, यानी कि ये प्रूव भी हमने कर दिया है। आए उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन को देखते हैं। 8th में वो कह रहा है कि 2x + 20 - 5x = x - 6 + 9x। और क्या करना है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आइए मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद ये 2x को जब -5x करूँगा, यानी कि -5 में से जब जमा का 2 निकलेगा तो बाकी माइनस का 3 रह जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो 20 है वो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जमा का x और जमा का 9x 10x बन जाएगा, और ये -6 वैसे ही इसमें आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये जो जमा का 10x है ये इधर आके माइनस का 10x हो गया। ये जमा का 20 यहाँ पे आ गया, और ये -6 है ये उधर आके प्लस का 6 हो गया। उसके बाद माइनस का 10x और माइनस का 3x माइनस का 13x हो जाएगा, और ये जमा का 20 और जमा का 6 जमा का 26 हो जाएगा। जब इसको ब्रैकेट की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के साथ कट जाएगी, बाकी ये 13 इधर 13x रह जाएगा, इधर ये रह जाएगा। सिस्टम स्लो हो गया। इधर ये 13x रह जाएगा क्योंकि माइनस कट जाएगा, ये 13x रह जाएगा, और इस तरफ जो है वो 26 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं उस तरफ ले गया हूँ ना, इधर जमा का दूर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये x यहाँ पे आ जाएगा, और 26 को मैं तकसीम कर दूंगा 13 के साथ। 13 के साथ 26 को जब तकसीम करूँगा तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो x का आंसर आ गया 2, यानी कि इसका जो रूट है, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 2 आ गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स हुज सम इज़ 12। तो ओड इंटीजर हमने ऊपर मल्टीपल चॉइस में भी पढ़े हैं, और मैंने आपको उधर भी बताया कि ओड नंबर जो हमारे पास हैं वो एक 2x + 1 है और एक 2x + 3 है। आए मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। पहला ओड इंटीजर हमारे पास 2x + 1 है, और दूसरा 2x + 3। आपकी बुक में क्योंकि उसने यही लेट किए हुए थे एग्जाम्पल में, इसलिए मैं इन्हीं को यहाँ पर लेट कर रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों का वो कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम करता हूँ तो वो 12 के इक्वल होता है, यही उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा इस तरह से, और इसको यहाँ पे इसके अंदर जमा कर दिया। अब ये और ये जमा होकर 4x हो जाएगा, और ये जमा का 1 और जमा का 3 जमा का 4 हो जाएगा। अब ये जमा का 4 है, ये उधर जाके 12 में से माइनस हो जाएगा, और इधर ये 4x रह जाएगा, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा 8। ये जो 4 इधर ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 2। अब मैं इसमें भी x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, इसमें भी x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, तो ये मुझे पहला ओड इंटीजर और ये दूसरा ओड इंटीजर मुझे मिल जाएगा। तो आए इसमें मैंने जब मैंने इसके अंदर x की वैल्यू पुट की 2x + 1 में, तो ये यहाँ पे x की जब 2 लिखा, 2 × 2 4 जमा 1 5, पहला ओड इंटीजर मेरे पास 5 आ गया। और जब यहाँ पे दूसरे में वैल्यू पुट करूँगा 2x + 3 के अंदर, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 और 2 4, 2 से 2 को ज़रब किया 4, और 4 में जब 3 जमा करूँगा तो दूसरा 7 आ जाएगा। यानी कि पहला ऑड इंटीजर 5 है और दूसरा जो ऑड इंटीजर है वो 7 है। यही आपके आंसर्स हैं। उसके बाद 10th वाली है आपके पास, शॉर्ट आंसर है। उसमें वो कहता है इफ़ 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर को 9 से ज़रब की जाए, यानी कि अगर किसी नंबर को 9 के साथ में ज़रब करूँ, उसको 9 दफ़ा बढ़ाऊँ, तो वो इज़ का मतलब है कि वो इक्वल टू 180 है। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9x = 180। उसने कहा कि अगर किसी नंबर को 9 दफ़ा मैं करूँगा, 9 से उसको ज़रब करूँगा तो वो 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 ज़रब हो रहा है, उस तरफ आके ये तकसीम हो जाएगा। तो जब 180 को 9 पे तकसीम करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। अगर इसके अंदर आप 9 के अंदर अगर 20 को
9 दफ़ा 20 को आप करेंगे ना, यानी कि 9 से 20 को ज़रब करेंगे तो वो फिर 180 बनेगा। ये यानी कि x इज़ इक्वल टू 20 है कि 20 दफ़ा 9 को ज़रब करना पड़ेगा, 9 को 20 के साथ ज़रब करना पड़ेगा तो 180 इसका जो है ना वो आंसर आएगा, यानी कि x इज़ इक्वल टू 20 इसका आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है जी सॉल्व 2x डिवाइडेड बाय 7 + 1। बहुत ही ईजी है, आए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 7 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ये +1 है, ये उधर जाके -1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -1। उसके बाद ये 2x के साथ 7 तकसीम हो रहा है, तो जब मैं इसको उस तरफ ट्रांसपोज करूँगा तो उधर जाके ये ज़रब हो जाएगा। जब ये माइनस के एक के साथ 7 ज़रब होएगा तो ये -7 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इधर इसके साथ ज़रब हो रहा है तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो -7 बटा और ये 2 इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो -7 बटा 2 इसका आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है वो। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज़ 36। वो कहता है कि कोई दो और जो इंटीजर्स हैं वो वही हैं, 2x + 1 और 2x + 3, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। वैसे तो मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं आपको सारे जुज़ खुद ही करवाऊँगा, लेकिन मैं क्योंकि ये बिल्कुल 100% सेम है, तो मेरी ये विश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि इसको आप खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिख दें। उसी तरह से सेम आप क्या करेंगे, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर 2x + 1 2x + 3 किया, तो उन दोनों को जमा करके इज़ इक्वल टू 36 कर देना है और x की वैल्यू निकाल के पहले 2x + 1 में करके करना है, उसको आंसर निकालना, वो आपको पहला ऑड इंटीजर दे देगा और उसके बाद फिर आपने 2x + 3 के अंदर उसकी वैल्यू को पुट करके उसका जो आंसर है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। बाकी मैं इसका जो आंसर्स हैं ना वो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका आंसर्स लिखे हुए हैं। आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे। तो हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज़ है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि एक्सरसाइज़ के जो MCQs और शॉर्ट आंसर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर लिए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट बस यही है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, और दूसरा ये कि आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इन वीडियोस के लिंक्स शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो इन वीडियोस से, उनके लिए भी जो है ना वो उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो बाकी फिर आगे हम एक्सरसाइज करेंगे।